हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज आर्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 12 को। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा चैप्टर नंबर 12 क्या है? इट्स फ्रिक्शन। ओके, तो ये जो हमारा 11 चैप्टर था, 12 चैप्टर है, ये सभी हमारे फिजिक्स के अंडर आ जाएंगे। ओके, तो हमारे साइंस में ये फिजिक्स के पार्ट हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, हमारा चैप्टर है फ्रिक्शन। तो डू यू नो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या होता है? आर यू अवेयर ऑफ दिस वर्ड फ्रिक्शन? तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इंट्रो को। कि जैसे कि आप कभी बाईसाइकिल चलाते हो, जैसे कि हमने लास्ट जो है चैप्टर उसमें भी इस तरह का कुछ एग्जांपल देखा था कि आप जो बाईसाइकिल चलाते हो तो उसमें क्या करते हो, आप पैडलिंग करते हो, तभी आपका बाईसाइकिल क्या होता है, आगे बढ़ता है ना। तो अगर आप पैडलिंग करना छोड़ दो, ठीक है, बाईसाइकिल में, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद आपकी साइकिल चलती रहेगी या साइकिल रुक जाएगी? तो आपकी साइकिल एक टाइम के बाद रुक जाएगी ना, अगर आप उस पर पैडलिंग नहीं करोगे, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तो। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? आपने पैडलिंग करना छोड़ा तो आपकी साइकिल जो थी वो रुक क्यों गई? एंड एक और एग्जांपल कि जैसे कि आपने, ये तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि कभी ऐसा आपके साथ हुआ ही होगा कि कभी कभी क्या होता है कि फ्लोर पे केले का छिलका या किसी फ्रूट का छिलका जो है वो फ्लोर पे रहता है, एंड आप जस्ट सिंपली वॉक करके जा रहे होते हो एंड उस पर से क्या करते हो, स्लिप कर जाते हो। तो क्यों ऐसा होता है कि आप केले के छिलके पर से जो है, जैसे ही आपने पैर दिया, ऐसे जब नॉर्मल वॉक करे तो ठीक है, जैसे ही आपका पैर उस केले के छिलके पे पड़ा तो आप स्लिप कर गए, ऐसा क्यों हुआ? तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि साइकिल का पैडलिंग करना आप जो है बंद करते हो तो आपका साइकिल जो है वो रुक जाता है, एंड केले के छिलके पे आपका पैर पड़ते ही जो है आप फिसल जाते हो। ये सारी चीज़ें जो है ना फ्रिक्शन के कारण होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। ओके, आप हमेशा जो चल रहे हो, ठीक है, या फिर कोई दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर एक सरफेस है उसके नीचे दूसरा सरफेस है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो दूसरा सरफेस होता है वो पहले वाले सरफेस के अपोजिट जो है ना डायरेक्शन में फोर्स लगाते हुए रहता है। ओके, तो वो क्या होता है, वही फ्रिक्शन होता है। तो जैसे ही कि आप जब साइकिलिंग कर रहे थे तो आपका जो टायर होता है साइकिल में, उस जो अर्थ है हमारा, ठीक है, जो हमारा फ्लोर है, रोड वाला जो सरफेस होता है वो हमारे टायर के अपोजिट डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगाते हुए रहता है। ओके, तो इसलिए जब आप पैडलिंग करना छोड़ते हो तो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही हमारा साइकिल क्या होता है, रुक जाता है। ओके, तो ये फ्रिक्शन है। क्या होता है फ्रिक्शन? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। ओके, और वो क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। ओके, तो इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम जो है डिटेल में अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ एज ऑलवेज हमारे इस चैप्टर में भी होने वाली है। ओके, तो चलिए अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो आगे फ्यूचर में मिलती रहे। मैं कोई भी वीडियोज़ अगर डालूँ तो उसके लिए आप जो है बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अगर डालूँ तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और थोड़ी सी भी वीडियोज़ अगर यूज़फुल लगती हो तो वीडियो लाइक क्या करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है, You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. Okay, तो आपने जो है देखा होगा कि किसी ड्राइवर को, कार का ड्राइवर हो या ट्रक के ड्राइवर को, ठीक है, या फिर आपने ही, आप कभी अपने पापा के साथ, अंकल के साथ, किसी के साथ जो है अगर कार से जा रहे हो या बाईसाइकिल से जा रहे हो, या फिर आप अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हो, तो आपने देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल के पास जाते जाते क्या होता है कि आपके जो व्हीकल होती है उसकी स्पीड कम होने लगती है, वो स्पीड कम करके हम लोग ट्रैफिक सिग्नल के पास रुकते हैं। ओके, तो यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल वेन एवर यू नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेकर्स। ओके, तो जब आप भी बाईसाइकिल चलाते होगे तो जब भी सामने ब्रेकर आता है तो ब्रेकर आने से पहले क्या करते हैं आप लोग, साइकिल की स्पीड को स्लो डाउन करते हो, है ना, करते हैं ना। हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेकर्स आर अप्लाइड? तो ऐसा क्यों होता है कि ब्रेकर सबके आने के बाद जो है
आपके बाईसाइकिल की जो है स्पीड होती है वो कम हो जाती है, या फिर ट्रैफिक सिग्नल के पास जाते ही जो है व्हीकल की स्पीड जो है लोग स्लो कर देते हैं। तो नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ऐसा इसलिए होता है, कुछ भी रुक इसलिए जाता है कोई भी व्हीकल कि जैसे कि ये आपका बाईसाइकिल है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, एंड नीचे जो फ्लोर है आपका वो उसके अपोजिट जो है ना डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे सरफेस के ऊपर जो है चल रहा होता है या फिर वहाँ होता है, तो उस सरफेस की वजह से उस पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है एक फोर्स लगता है, और वही फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है। ओके, तो वो जो बाईसाइकिल रुकी तो वो रोड के में जो फ्लोर था, ठीक है, उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा था, और आपने जैसे ही स्पीड स्लो करी तो वो जा करके एक टाइम पे रुक गया, ठीक है। तो फाइनली इट स्टॉप्स। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। इसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि एक बॉल जो हम लुढ़काते हैं किसी भी ग्राउंड पे, तो वो भी जो है एक टाइम के बाद रुक जाती है ना, रुक जाती है। तो वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पिल। तो हम क्यों जो है गिर जाते हैं फिसल के जब हम किसी केले के छिलके पे हमारा पैर पड़ जाता है। तो वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड अ वेट फ्लोर। और कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी फ्लोर जो है अगर गीला होता है तो वहाँ पे वॉक करना, वहाँ पे चल पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, रादर कि अगर आप किसी सूखे फ्लोर पे चल रहे हो, ठीक है। और जितना आपका सरफेस जो है खुरदुरा होता है उस सरफेस पे हमें चलना ज़्यादा ईजी होता है। अगर ज़्यादा स्मूथ सरफेस होता है तो उस पर हमें फिसलने के चांसेस होते हैं कि हम स्लिप कर जाएंगे। जैसे कि अगर आपके घर में भी अगर फ्लोर काफ़ी जो है आपका स्मूथ है, फिसलने वाला है, तो जो है ना उसमें क्या होता है, ज़्यादा फिसलने का चांसेस होता है। अगर वो थोड़ा सा भी गीला हो गया तो आपके फिसलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हमें इसी सारे क्वेश्चन के आंसर जो है इस चैप्टर में ढूंढने हैं, इसी चैप्टर में हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये जितनी भी चीज़ें आपने देखी, जितने भी एग्जाम्पल यहाँ बताए गए हैं, वो सभी क्या हो रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहे हैं। ओके, तो हम डिटेल में जानेंगे व्हाट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जैसे कि हमारा 12.1 जो है टॉपिक क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फोर्स। ओके, फ्रिक्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, फ्रिक्शन का हिंदी मीनिंग होता है घर्षण। ओके, क्या होता है, घर्षण। अब जैसे हमारे पास एक्टिविटी 12.1 है, क्या कहा जा रहा है हमारे 12.1 एक्टिविटी में, कहा जा रहा है जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। ठीक है, तो एक टेबल पे आपको एक बुक को पुश करना है। जैसे यहाँ पे आप जैसे सिंपली देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक जो है बुक रखा हुआ है, स्टैटिक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया है, इसको पुश किया गया, तो ये जिस पोजीशन पे था उससे आगे बढ़ा है ना, आगे बढ़ा पुश करने पे। तो यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। तो आपने जितना इस पर फोर्स लगाया होगा उतनी ही दूर जा करके फिर ये रुकेगा, कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा चलता जाएगा, आपने बस छू दिया तो ये चलते जाएगा, चलता जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इस पर जितना आपने फोर्स लगाया होगा एक टाइम पे के बाद जा करके ये रुकेगा, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो आप ये एक्टिविटी जो है रिपीट करते रहो अपोजिट डायरेक्शन में, उसको पुश करते करते, ठीक है। फिगर 12.b। अब यहाँ पे 12.b में देखिए, यहाँ इस डायरेक्शन में आपने पुश किया और इधर इस डायरेक्शन में पुश हो रहा है, सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू। तो क्या इस टाइम पे भी जो है बुक स्टॉप होगा, इस टाइम पे भी स्टॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बुक पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी हम फोर्स लगा रहे हैं, ये भी आगे बढ़ा, फिर एक टाइम के बाद जाकर के ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, can you think of an explanation? Can we say that a force must be acting on the book opposite its motion? This force is called the force of friction. Okay, तो आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों रुक रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमने इस बुक पे जो हमने फोर्स लगाया, ठीक है, जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। एंड ये जो फ्लोर है, टेबल है, इस टेबल के सरफेस की वजह से इस पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। हमने इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाया, एंड इस टेबल के सरफेस की वजह से इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यही इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है, वो क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके,
You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे अगर राइट डायरेक्शन में हम अगर बुक को मूव कराते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है, एंड अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में बुक को मूव कराते हैं तो राइट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। लेकिन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराया है उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ओके, अंडरस्टूड? इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। तो दोनों ही केसेस में हमने देखा, चाहे इस डायरेक्शन में आप बुक को मूव करो चाहे इस डायरेक्शन मूव करो, दोनों ही डायरेक्शन में जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इस बुक के स्पीड को कम कर देता है, जिसकी वजह से बुक जो है यहाँ पे रुक जाता है। ओके, एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द अप्लाइड, ऑलवेज अपोजिट द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया कि हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जो भी आप फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ओके, तो इन द एबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। तो ऊपर वाली जो एक्टिविटी हमने करी थी उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कहाँ एक्ट कर रहा था, इस बुक एंड इस टेबल सरफेस के बीच में। ठीक है, ये बुक एंड ये टेबल सरफेस के बीच में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ओके, अब कहा जा रहा है, इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस, डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेसेस, लेट अस फाइंड आउट। ओके, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिफरेंट काइंड्स के सर्फेसेस होते हैं, कोई स्मूथ सरफेस होता है, रफ सरफेस होता है, ठीक है, कोई थोड़ा कम स्मूथ होता है, कोई ज़्यादा स्मूथ होता है। तो क्या सारे सरफेसेस के लिए आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम होता है या फिर डिफरेंट होता है, किसी पे ज़्यादा होता है या कम होता है? तो चलिए पता लगाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू हम पता लगाएंगे। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, वैसे फैक्टर्स जो हमारे फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से डिसाइड होता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। ओके, तो एक्टिविटी हमारे पास 12.2 है, हम देख लेते हैं। कहा जा रहा है, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। आपको एक जो है स्ट्रिंग जो है उसको एक ब्रिक के, जिस तरह से यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो 12.3 में, यहाँ पे एक ईंट को आप में जो है एक धागे से बांध लेना है। ठीक है, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, और यहाँ पे आपको एक स्केल यहाँ पे है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, जिससे कि हम वेट मेज़र करते हैं। आपने देखा होगा वेट मेज़र करते हुए आपके घर में अगर स्प्रिंग बैलेंस होगा तो इससे हम कुछ भी अगर इसमें लटका देते हैं, यहाँ पे जिसका हुक होता है, इसमें अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लटकाते हैं जिसका हमें वेट मेज़र करना होता है तो हमें यहाँ पे जो मेजरिंग स्केल पे यहाँ पे जो है हमें दिख जाता है कि इसका वेट कितना। ओके, तो यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, तो आपको यहाँ पे जो है ये स्प्रिंग बैलेंस पे लटका देना है। ओके, एंड आपको जो है इसका फोर्स इस पे लगाना है। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव। और जैसे ही ये जो है ब्रिक मूव करने लगती है, आपको इसके ऊपर जो है जो रीडिंग आ रही है उसको नोट डाउन कर लेना है। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। तो ये आपको बताएगा कि इस ब्रिक के ऊपर एंड इस सरफेस के ऊपर कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट कर रहा है। ओके, नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक। अब क्या करो, आप इसी ब्रिक के चारों तरफ जो है आप एक पॉलीथीन का जो है पॉलीथीन को से रैप कर दो, इसको पूरा कवर कर दो। ओके, तो डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द एबव टू केसेस? तो अब जो है आपका पॉलीथीन से इसको रैप करने के बाद आपका क्या जो है इसमें जो है मेजरिंग स्केल पे जो है आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? क्या जो आपने पहले रीडिंग करी थी फिर से वही रीडिंग मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले जब आपका ये आपने सिर्फ ईंट को लटकाई थी इस पर, तो इसका सरफेस जो था थोड़ा रफ था, रफ होने की वजह से जो है इस पर जो है आपका वेट इस पर जो है अलग दिखा होगा। और जैसे ही हमने इसके ऊपर से पॉलीथीन लगाई तो पॉलीथीन का सरफेस क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है। ठीक है, एंड स्मूथ सरफेस हो जाने की वजह से इस पर आपको जो है डिफरेंस दिखाई देगा इस मेजरिंग स्केल पे। ओके, What might be the reason for this difference? तो इसके बीच में डिफरेंस क्या हुआ? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फिर कहा जा रहा है कि आपको जो है जूट बैग इसके अराउंड जो है रैप कर देना है और फिर आपको जो है इसका मेज़र करना है। तो इन सारे चीज़ों में देखोगे कि आपको डिफरेंस दिखाई देगा
बिकॉज ऑफ जो आपने इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रैप करा हुआ है, ठीक है, एंड उसके सरफेस के में स्मूथनेस कितनी है, रफनेस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो उसके ऊपर कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। तो जितना ज़्यादा जो है आपका रफ सरफेस होगा उस पर उतना ज़्यादा जो है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। ओके, अब है स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बताएंगे। स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ क्यों होता है? तो स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को मेजर करने में हेल्प करता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग। इसके अंदर जो है आपका कॉइल्ड स्प्रिंग होता है विच गेट स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। और ये स्ट्रेच होता है स्प्रिंग जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, यानी कुछ भी अगर यहाँ पे अगर टाई करते हो तो ये स्ट्रेच होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। और ये जो स्ट्रेच होता है स्प्रिंग, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि इस स्केल के ऊपर जो है आपको मेजरमेंट दिखाई गई हैं, ठीक है। ये ग्रेजुएटेड स्केल है, यानी कि आपको 0 से 10 है, ठीक है, 10 के बीच में 0 से 10 के बीच में भी आपको जो है मार्क किए गई हैं लाइनिंग, फिर 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ कि ग्रेजुएटेड स्केल दिखाया गया है एंड इसके ऊपर आपको जो है कुछ भी अगर आप टाई करते हो कोई ऑब्जेक्ट तो आपको दिखता है इसका मेजरमेंट। ओके, एंड नाउ इज एक्टिविटी 12.3। 12.3 में क्या कहा जा रहा है? मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ टेबल। तो आपको जो है एक इंक्लाइन प्लेन बना लेना है एक फ्लोर पे, स्मूथ फ्लोर पे या फिर टेबल पे। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक और बुक, फिगर 12.4a। तो आप 12.4 में देखो इस तरह से यहाँ पे कुछ दिखाया गया है ना, कि एक यहाँ पे टेबल है, इसके ऊपर यहाँ पे एक इंक्लाइन जो है सरफेस बनाया गया है वुडन का एंड इसको सपोर्ट किया गया है। या तो यहाँ पे आप ईट रख सकते हो या फिर यहाँ बुक रख सकते हो ताकि ये यहाँ पे सपोर्ट हो, यहाँ पे एक इंक्लाइन रह सके, गिरे ना, ठीक है। पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन जो है वहाँ पे आपको जो है मार्क कर देना है पेन से ए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मार्क ए किया गया है, ठीक है, इस पॉइंट पे। ओके, नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। और जहाँ आपने पॉइंट किया है, मार्क किया है पॉइंट को, वहाँ से आपको एक पेंसिल को रोल कराना है, ठीक है, यहाँ नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब स्लोपिंग से आपको गिरा देना है पेंसिल को। ओके, हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये रेस्ट में आने से पहले जो है ये कितनी दूर तक जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ से पेंसिल आप गिराओगे तो ये जाते 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 एक तरह से क्या हो सकता है, आपके टेबल के नीचे भी जा सकता है अगर आप इसको रोकोगे नहीं। ओके, नोट डाउन द डिस्टेंस। और ये कितनी दूर तक गया आप डिस्टेंस जो है नोट डाउन कर ले। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल। अब क्या करो, आप इसी टेबल पे जो है आप एक कोई क्लॉथ, अगर आपके पास टॉवल ओवल है तो आप यहाँ पे इसको स्प्रेड कर दो टेबल के ऊपर। मेक श्योर डैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ। और ये भी आप ध्यान रखना कि आपके जो क्लॉथ आपने वहाँ पे स्प्रेड करे हैं उसमें कोई रिंकल्स, कोई जो है आपको वो रिंकल्स वाला जो है कपड़ा नहीं होना चाहिए। ट्राई द एक्टिविटी अगेन। और फिर से वही एक्टिविटी करना है 12.4 भी फिर से आपको यहाँ पे मार्क ए कर लेना है एंड वहाँ से आपको पेन को लुढ़काना है और फिर आपको डिस्टेंस नोट करनी है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। और जो है जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो कपड़ा आपने डाला था और यहाँ से आप पेंसिल को मूव डाउन करवाओगे तो आप देखोगे कि जो पहले वाला एक्टिविटी आपने किया था जिसमें आपने क्लॉथ नहीं डाला था उसमें ये पेंसिल ज़्यादा दूर तक जाएगी एंड यहाँ पे ये जो टॉवल डालने के बाद या कोई कपड़ा डालने के बाद आपकी पेंसिल थोड़ी कम दूर तक जाएगी, ठीक है, जाएगी लेकिन थोड़ा कम दूर में ही जा करके रुक जाएगी। एंड जो ये कहा जा रहा है कि एक सैंड भी डाल करके, यानी कि बालू डालना है फिर यहाँ से जो है आपको रोल डाउन कराना है आपको पेंसिल को। तो सैंड के बाद क्या, सैंड में क्या देखोगे जैसे ही ऊपर से आप जो है मूव डाउन कराओगे सैंड में जाके रुक जाएगी, आगे फिर लुढ़केगी नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो ये बता रही हैं कि किस सरफेस पे कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कितना मूव कर पाता है। ओके, तो ये जो स्मूथ सरफेस था बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है रुका नहीं, पेंसिल मूव होते गया, आगे चले गया। ओके, एंड ये आपका जो है थोड़ा सा रफ सरफेस था तो ये थोड़ा ही दूर तक डिस्टेंस कवर किया। एंड ये जो है आपका जो सैंड था, ठीक है, इसमें तो बिल्कुल भी मूव नहीं किया। ओके,
तो इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर द मिनिमम, तो कौन से केस में डिस्टेंस जो है कवर किया गया वो मिनिमम था, सैंड वाले केस में। ओके, वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, तो पेंसिल सेल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो हर टाइम जो है डिफरेंट क्यों था। ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट, ऐसा क्यों हुआ। वो हुआ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के वैरी करने के कारण डिफरेंट सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वैरी करता है। ओके, तो डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस ऑन विच द सेल मूव्स, तो क्या डिस्टेंस जो कवर किया गया है इस पेंसिल के द्वारा ये डिपेंड करता है कि वो किस सरफेस पे मूव कर रहा है। यस डेफिनेटली ये उसी पे डिपेंड करता है कि किस सरफेस पे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये उसकी सरफेस के स्मूथनेस या रफनेस पे डिपेंड करता है। ओके, कुड द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट, तो क्या स्मूथनेस जो है किसी सरफेस का ये भी जो है बताता है कि आप जो है डिस्टेंस जो है कितना ट्रैवल करेगा आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तो बिल्कुल आई शेल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल, तो अब जो है ये बुजू कह रहा है कि वो जो है सैंड पेपर को रैप करके जो है सेल में फिर से वो एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो करेगा। Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact, तो friction जो है जो दो surface पे काम करता है तो उन दो surface में जो irregularities होती है उनके ऊपर काम करता है। Even those which appear very smooth have a large number of माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई सरफेस बहुत स्मूथ अपीयर होता है लेकिन उसमें जो है बहुत छोटे छोटे इरेगुलरिटीज जो हैं लार्ज नंबर में होती हैं। फिगर 12.5 देखिए आप, एकदम से स्मूथ सा सरफेस है ना। यहाँ पे एक बुक रखा हुआ है, एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये सरफेस का बुक है एंड ये सरफेस ऑफ टेबल है और ये यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि जो इरेगुलरिटीज हैं इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेस लॉक इनटू वन अनदर, तो ये जो दो इरेगुलरिटीज होती हैं दोनों सर्फेसेस के बीच में, इस सरफेस की इरेगुलरिटीज और इस सरफेस की इरेगुलरिटीज यही दोनों एक दूसरे को लॉक करती हैं। ये तो मोशन में नहीं है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टेबल भी जो है आपका स्टैटिक है एंड बुक भी आपका स्टैटिक है और ये क्या है, ये जो इरेगुलरिटीज हैं इन दोनों सर्फेस के बीच में इसकी वजह से ये क्या है, स्टैटिक है यहाँ पे। ओके, ऑन रफ सर्फेसेस देर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, और जो रफ सर्फेसेस होती हैं जो कि खुरदुरा सरफेस होता है उस पर तो बहुत ज़्यादा जो है इरेगुलरिटीज़ की जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सर्फेस इज इन्वॉल्व। ओके, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर कोई रफ सरफेस है तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ज़्यादा अप्लाई होगा, ज़्यादा लगेगा। ओके, एंड स्मूथ सरफेस पे आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा। तो वी सी दैट द फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सर्फेसेस, तो हमने ये देखा कि जो फ्रिक्शन है वो क्यों होता है, किसी दो सरफेस के इरेगुलरिटीज के इंटरलॉकिंग यानी एक दूसरे के ऊपर वो लॉक हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सर्फेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। ओके, तो ये ऑब्वियस सी है बात कि अगर आप जो है किसी भी दो सरफेस के ऊपर जो है प्रेशर अगर ज़्यादा लगाते हो तो उस पर क्या होता है, फ्रिक्शन जो है इंक्रीज करेगा। तो यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्राइंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट, तो आप ये एक्सपीरियंस ऐसे कर सकते हो कि एक मैट को आप जो है मतलब ड्रैग करके, ठीक है, जब उस पर कोई भी ना बैठा हो एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, और जब कोई उस पर बैठा हो, तो जब कोई उस पर बैठा हो तो आप उसको कितना भी खींचोगे तो वो आपको उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी आपको उसे ड्रैग करने में, लेकिन कोई बैठा नहीं होगा तो आपको उसे ड्रैग करने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, तो रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फिगर 12.6। तो अब एक एक्टिविटी जो है, अब आप एक रिकॉल करो, एक्सपीरियंस आपने किया ही होगा, कभी आपको मम्मी ने कहा होगा कि इस रूम से दूसरे रूम कोई बॉक्स को जो है आप पुश करके लेकर के जाओ, अगर वो ज़्यादा भारी होगी तो आप उस पर क्या करते हो, फोर्स लगा करके उसको जो है दूसरे रूम में लेकर के जाते हो। ओके, इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ, अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं तो तुरंत ही एक्सपीरियंस करें। आपके घर में कोई ना कोई तो बॉक्स पड़ा होगा, आप उसको मूव करा करके किसी दूसरी जगह पे लेके जाओ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस उसका प्लेस चेंज कर दो। ओके, व्हाट इज ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इज ऑलरेडी इन मोशन। ओके, तो
क्या इजी होता है कि अगर कोई बॉक्स ऑलरेडी मोशन में है और उसको पुश करना ज़्यादा इजी होगा कि जब वो रेस्ट में है तो उसको पुश करना ज़्यादा हार्ड होता है। तो अब आप देखोगे कि जब वो कोई मोशन में होता है कोई भी चीज़, तो उसको मूव कराना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी मोशन में थोड़ा सा भी पुश करोगे तो वो मूव कर ही रहेगा, उस पर आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो। एंड जब कोई भी चीज़ स्टैटिक है और उसको मूव कराने में थोड़ा आपको ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा, ज़्यादा जो है फोर्स लगानी होगी, ओके, ताकि वो मूव कर सकें। The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction. ओके, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक यानी कि स्थिर रहता है एंड उसको जो है हमें चलाना होता है, तो उस टाइम पे जो आप फोर्स लगाते हो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई बॉक्स जो है स्टैटिक था, रेस्ट में था, एंड आप उस पर प्रेशर लगाते हो, फोर्स लगाते हो उसको मूव कराने के लिए, ठीक है, तो वो जो फोर्स लगा रहे हो वो क्या हो रहा है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है। ओके, ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजरिंग ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब आपको जो है कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड उस पर आप फोर्स लगा रहे हो ताकि उसका स्पीड और हम इंक्रीज कर सके और वो ज़्यादा मूव कर सके, तो वो जो है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड उस पर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहे हो तो वो क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टैटिक उसमें रहता है, ठीक है, स्टेट में रहता है, जब वो रेस्ट में रहता है, एंड जब आप उस पर फोर्स लगाते हो ताकि वो मूव करे, तो उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है एंड उस पर आप फिर से फोर्स लगा रहे हो ताकि वो फिर मूव करते रहे, वो क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। ओके, गॉट इट। When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. ओके, तो जब बॉक्स जो है आप उस पर फोर्स लगाते हो और वो स्टार्ट करता है स्लाइड करना, द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है सरफेस पे उसको इनफ टाइम नहीं मिल पाता है ताकि वो फ्लोर से कॉन्टैक्ट पॉइंट बना सके। ओके, तो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन वही है ना जब कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होता है एंड उस पर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगाना होता है, ठीक है, तो इसलिए फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ज़्यादा इजी है एंड यू फाइंड इट समवट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। तो वही कहा जा रहा है जो आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है या बॉक्स रेस्ट में है या फिर अगर कोई मूव कर रहा है तो कौन सा आपको मूव कराने में ज़्यादा ईजी होगा, जो रेस्ट में था या जो मूव कर रहा था। तो जो मूव कर रहा था उसको आपको जो है मूव कराने में ज़्यादा ईजियर होगा जो कि रेस्ट में था उसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द सर्फेसेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। ओके, तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है सरफेस पे उसको इनफ टाइम नहीं मिलता है कि वो कॉन्टैक्ट जो है सरफेस के पॉइंट फ्लोर के कॉन्टैक्ट पॉइंट से लॉक हुए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 12.3 फ्रिक्शन अननेसेसरी ईवल। फ्रिक्शन जो है एक जो है आवश्यकता भी है इसकी, लेकिन ये एविल भी है, बुराई भी है। ओके, तो हम अपने इस टॉपिक को 12.3 टॉपिक को जो है अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 वीडियो में इसी चैप्टर के। ओके, तो आज के लिए यहीं तक। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, व्हाट इज़ फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमने जो एक्टिविटीज़ करी थी वो भी समझ में आई होगी, स्प्रिंग बैलेंस समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।